हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी को लेकर। क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादप जो होते हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, इस चैप्टर का नाम है, जिसका इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 10, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक डिस्कस किया था। उसमें मैंने सारा कुछ पढ़ लिया था। उसमें बहुत से टॉपिक लगभग क्लियर कर लिए हमने। भ्रूणकोश को पढ़ लिया, भ्रूणपोष को पढ़ लिया, भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होता है, बीजांड की संरचना पढ़ ली, स्फुटित परागकोश की, यानी कि सारा कुछ इससे पीछे का हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन, यानी कि परागण के बारे में। परागण आवश्यक क्यों होता है, परागण कैसे होता है, किनके माध्यम से होता है, कितने प्रकार से हो सकता है, सारा कुछ आज की इस वीडियो के अंदर पोलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि पोलिनेशन से A to Z क्वेश्चंस बनने वाले, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे किस प्रकार से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आपका आज के इस वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो देखिए, पोलिनेशन यानी कि परागण। परागण से आपको समझ में आ रहा होगा। पहले परागण की कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर इसकी परिभाषा के बारे में बात करूँगा। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको परागण के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि जीव विज्ञान जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जैसे आप आगे जाएंगे तो ये 2 सब्जेक्टों में बढ़ जाता है, जियोलॉजी और बॉटनी। जियोलॉजी और बॉटनी में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक में पढ़ते हैं क्योंकि यह है हमारी जीव विज्ञान। फिर हम इसी को 2 सब्जेक्ट में बांट देते हैं, जियोलॉजी और बॉटनी। जियोलॉजी के अंदर हम अपने यानी कि हम ह्यूमन बींग्स का अध्ययन होता है, यानी कि जीव जंतुओं का होता है। और बॉटनी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वनस्पति का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक हमारे माने जाते हैं अरस्तु। ये बात आपको ध्यान रखनी होनी। अरस्तु जो है हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। अगर हम फादर ऑफ जियोलॉजी की बात करें तब भी हमारे अरस्तु हैं। अगर हम फादर ऑफ बॉटनी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर नाम लेते हैं थियोफ्रेट्स का। किसका स्टूडेंट? थियोफ्रेट्स का। ठीक है। तो इन सभी बेसिक बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप समझिए। पुष्पों में पुंकेसर यानी कि स्टेमन तथा स्त्री केसर यानी कि पिस्टल प्रजनन क्रिया के लिए आवश्यक अंग है। यानी कि अगर हम बात करें कोई पुष्प एक अगर पूर्ण पुष्प है तो उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर, मैंने आपको अच्छे तरीके से इनके बारे में समझाया हुआ है। इनकी सभी की अलग अलग संरचना भी पढ़ाई हुई है। देखिए, पुंकेसर और स्त्री केसर प्रजनन के लिए आवश्यक है, यानी कि अगर इन्हें निषेचन करना है तो पुंकेसर और स्त्री केसर का होना आवश्यक है। पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण होता है। हमारे जो पुंकेसर है उनमें पराग कणों का निर्माण होता है जो नरयुग्मक उत्पन्न करते हैं। एक परागकण कितने नरयुग्मक उत्पन्न करता है? 2 नरयुग्मक। मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपको डिस्कस किया है। ठीक है। परागकण 2 नरयुग्मक उत्पन्न करता है। स्त्री केसर में अंडाणु का निर्माण होता है। जो हमारा स्त्री केसर होता है उसमें किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है, जो मादा युग्मक बनाता है। यानी कि जो अंडाणुओं का निर्माण होता है कैसा, हमारा मेल वो फीमेल पार्ट्स है, यानी कि मादा युग्मक फीमेल गेमेट्स बना लेता है एक तरीके से। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। अगर हमें प्रजनन क्रिया को संपन्न कराना है, प्रजनन क्रिया अगर होती है तो उसमें नर और मादा युग्मों की आवश्यकता होती है। संयुग्मन आवश्यक है, यानी कि मिलना, फर्टिलाइजेशन होना आवश्यक है। यानी कि अगर हमें प्रजनन सफल कराना है तो हमें नर भी चाहिए होगा और मादा भी चाहिए होगा। अगर नर नहीं है तब भी प्रजनन नहीं होगा। होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होगा, होता है कभी कभी, क्योंकि एक लिंगी पुष्पों में हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए नर और मादा युग्मकों का होना हमें आवश्यक है प्रजनन अगर हमें कराना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि परागण की सबसे के पार्टिकुलर डेफिनेशन की, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब किसी पुष्प के परागकण, यानी कि मान लीजिए कोई पुष्प है, उसके परागकण जो हैं परागकोश से निकलकर, देखिए परागकण जो है वो परागकोश से ही निकलेंगे। पुंकेसर के अंदर अगर हम पुंकेसर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें ऊपर की स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं परागकोश, पुतंतु और योजी। 3 भाग होते हैं। परागकोश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। देखिए, हम जब हमारे कोई पुष्प होता है
एनीथिंग कोई भी पुष्प हो सकता है, उसके परागकण परागकोश से निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। और देखिए परागकण जो है परागकोश से निकले और वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, इसके बीच में जो क्रिया हुई इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर परागकोश है, यहाँ से परागकोश परागकण निकले और यहाँ पर वर्तिकाग्र है, तो इसने जो डिस्टेंस दूरी तय की है उसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक को लाने में जो भी खर्चा होता है, जो भी चीज़ खर्च होती है, जिसकी भी आवश्यकता होती है, इस क्रिया को परागण कहते हैं। और परागण होता कितने प्रकार का है, परागण के प्रकार देखिए, ये 2 प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है बच्चों, 2 प्रकार का। एक हमारा होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण और परपरागण। अब हम इन चीज़ों को आपको अच्छे से एक चार्ट के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए चार्ट में समझाने से होगा क्या, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और चार्ट से आप लोगों को भी याद अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया जितना मैंने आपको पढ़ाया, एक बार और देख लीजिए। देखिए परागण हमें आवश्यक क्यों है, प्रजनन करने के लिए भी आवश्यक तो होता है। अगर हमारे पुंकेसर और स्त्रीकेसर नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रजनन अंग हैं, ऐसे अंग हैं जो प्रजनन में हमें आवश्यक होते हैं। क्योंकि अगर हमें प्रजनन करना ना है तो हमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर की आवश्यकता होगी। पुंकेसर जो होते हैं उनमें नरयुग्मक यानी कि परागकणों का निर्माण होता है, जो परागकण होते हैं वो नरयुग्मक का निर्माण करते हैं। और जो स्त्रीकेसर होता है उनमें अंडाणु का निर्माण होता है और वो हमारे मादायुगों का निर्माण करते हैं। अगर हमें प्रजनन क्रिया संपन्न करानी है तो हमें नर और मादायुगों का संलयन कराना भी आवश्यक पड़ेगा। अगर हम परागण की डिफिनेशन की बात की तो जब किसी पुष्प के परागकण जो होते हैं परागकोश से निकल जाते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में जो क्रिया होती है उसे ही हम परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इनके स्वपरागण और परपरागण। इन सभी चीज़ों को मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। आई होप वो आज आपको चार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम चार्ट से समझ लेते हैं। तो आप लोग समझिए परागण के बारे में। देखिए परागण के बारे में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए परागण जो हमारा होता है 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें मैं जो आपके लिए उदाहरण रेड पेन से लिखे हुए हैं इनको भी मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, विद परिभाषा के साथ सारा कुछ समझाऊंगा। पहले आप परागण के बारे में बेसिक समझ लीजिए। देखिए स्वपरागण स्वयं के द्वारा हो जाता है और परपरागण जो होता है हम लोगों को कराना पड़ता है। अब जो कराना पड़ता है वो कई माध्यम से हो सकता है। वो हमारा वायु परागण भी हो सकता है, हमारा जंतु परागण भी हो सकता है, जल परागण भी हो सकता है, यानी कि वायु के द्वारा भी हो सकता है, जंतु के द्वारा भी हो सकता है और हमारा जल के द्वारा भी हो सकता है। और हो सकता है अपने खुद मनुष्य करा ले, अपने हाथों से कराया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, जिसको हम कहते हैं कृत्रिम परागण। जो हमारा पर परागण होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण और कृत्रिम परागण। अब हम बात कर लेते हैं जंतु परागण जो होता है वो कई प्रकार से होता है। देखिए वायु के तो कई प्रकार हैं नहीं, जल के तो कई प्रकार हैं नहीं, ठीक है। कृत्रिम परागण तो कृत्रिम परागण हो गया, और हम जंतु परागण में जंतु तो कई सारे हैं, तो उनके द्वारा भी समझ लेते हैं कौन सा जंतु परागण कराता है। तो जंतु द्वारा परागण हमारा कीट के द्वारा भी हो सकता है, पक्षियों के द्वारा भी हो सकता है, हमारा परागण घोंघा के द्वारा भी हो सकता है, हमारा चमगादड़ के द्वारा भी परागण हो सकता है, हमारा गिलहरी के द्वारा भी हो सकता है, यहाँ तक हमारा हाथी द्वारा भी परागण हो सकता है। ठीक है, हाथी के द्वारा भी परागण होता है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की। स्वपरागण की अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, जिनके लिए किसी भी माध्यम यानी कि किसी भी परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है, इसे हम स्वपरागण कहते हैं। जैसे ये हमारे कनकौआ और पीली कटेली में होता है। किसमें होता है, हमारा कनकौआ होता है और पीली कटेली में होता है। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब आप हेडिंग डालेंगे परपरागण। परपरागण में लिखेंगे यह परपरागण किसी भी व्यक्ति या वायु या जंतु या जल के माध्यम से होता है। इसमें परागकण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक तरीके से जाते हैं। अब समझिए, अब हम बात कर लेते हैं वायु परागण। अगर आप वायु परागण की परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखिएगा वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। इसमें किसी पराग के उसके परागकण वायु के माध्यम से किसी भी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इस क्रिया को वायु परागण कहते हैं। अगर वायु परागण की बात की जाए तो आपने मक्का में देखा होगा, गेहूं में देखा होगा, आपने चीड़ का प्लांट देखा होगा और रूमेक्स, एग्जाम के अंदर रूमेक्स पर क्वेश्चन आता है।
कि रूमेक्स में परागण किसके द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा होता है। ठीक है, जंतु परागण, जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को हम जंतु परागण कहते हैं, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। अब लिखिएगा जल परागण। देखिए लिखिएगा, जल के माध्यम से होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। इसमें अगर आप लिखना चाहें तो आगे लिखिए, अन्यथा आप जल के द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं, इतना ही लिख दीजिए। समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए। दूसरी डिफिनेशन भी लिख दीजिए। लिखिएगा, जल के माध्यम से जब किसी पराग कोष के परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तब इस क्रिया को जल परागण कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सिरेटोफिल्लम की और हाइड्रिला की, इनमें क्या होता है, जल परागण। ऐसा नहीं है दो में होता, बहुत में होता है, लेकिन एग्जाम्पल तौर पर। अब बात करते हैं हम कृत्रिम परागण की। तो कृत्रिम परागण, मानव द्वारा कराए जाने वाले परागण को हम कृत्रिम परागण कहते हैं। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ में। अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो 1 से 2 लेक्चर इस पर खत्म हो जाएंगे। तो आप कृत्रिम द्वारा, यानी कि मानव अगर जो कोई परागण कराता है तो आप मानव द्वारा होने वाले परागण को कृत्रिम परागण कह सकते हैं। ठीक है, अब हम कीट परागण बात कर लेते हैं। देखिए, जब किसी पुष्प के, आप हेडिंग डालिए, कीट परागण, कीटों द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण कहते हैं। पक्षी द्वारा होने वाले परागण को पक्षी परागण, घोंघा द्वारा होने वाले परागण को घोंघा परागण, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को चमगादड़ परागण, और गिलहरी के द्वारा होने वाले परागण को गिलहरी परागण, और हाथी के द्वारा होने वाले परागण को हाथी परागण। और अगर इनकी डिफिनेशन आप बना के लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा, जब किसी पुष्प के परागकण पराग कोष से निकलकर कीट के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचते इस क्रिया को कीट परागण। जैसे साल्विया हो गया, अंजीर हो गया, और हमारा मटर और अंजीर। ठीक है, पक्षी द्वारा परागण होता है बिग्नोनिया में, घोंघा द्वारा परागण हमारा होता है जिमीकंद, आपने देखा होगा, और सर्प पादप, यानी कि आप गांव में चिल्लाते हैं सांप का चारा नहीं, प्लांट जो आपने एक देखा पौधा वो। और अगर चमगादड़ द्वारा परागण की बात करें तो कचनार और कदम्ब। बोर्ड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कदम्ब में परागण किसके द्वारा होता है, तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा। नहसुत एक प्लांट होता है, उसमें गिलहरी के द्वारा होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि रेफ्लेसिया में परागण किसके द्वारा होता है, तो हाथी द्वारा परागण होता है। ठीक है, रेफ्लेसिया में परागण किसके द्वारा होता है, हाथी द्वारा होता है। और सबसे बड़ा फूल भी रेफ्लेसिया का ही है, और हाथी भी इतना बड़ा है कि अगर परागण भी इसके बड़े ही होंगे, आप हिसाब लगा लीजिए। हाथी द्वारा परागण हो रहा है, इनकी इसकी मतलब है कीट के बस की बात नहीं है, तभी तो हाथी के द्वारा हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने परागण को आपको अच्छे से तरीके से समझा दिया। एक बार और आप देख लीजिए चार्ट को, ऊपर से नीचे तक समझ लीजिए। मैं आपको चार्ट एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, परागण 2 प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस, यानी कि स्वपरागण और परपरागण। परपरागण को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण और कृत्रिम परागण। और जंतु परागण है उसको कई भागों में फिर डिवाइड करते हैं, जैसे कि बाई कीट हो गया, कीट के द्वारा भी परागण होता है, पक्षियों द्वारा परागण होता है, घोंघा द्वारा परागण होता है, चमगादड़ द्वारा होता है, गिलहरी द्वारा होता है और हाथी द्वारा होता है। इस प्रकार से हम परागण को भी डिफिनेशन को बांट देते हैं। मैंने आपको सभी की डिफिनेशन भी बता दी, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप ये लेक्चर आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 से रिलेटेड हर तैयारी को बेहतर ढंग से कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम।